यूक्रेन ने ये काम जरूर करा कि विश्व को भी चेता दिया। छद्म युद्ध हो चुका है आज के समय में। सेना अपनी चिंताएं समय समय पर जाहिर करती रहती है और अक्सर पत्र भी लिखे जाते हैं सिविल। लास्ट टाइम 71 में पाकिस्तान के दो, लेकिन इंटरनल इतने ज़्यादा हालात खराब है। प्रशासन कभी हमारी मदद करता है, सेना की कभी वो भी हाथ खड़े कर देता है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। इंडियन नेवी इसमें आ जाती है तो आप सोचिए पाकिस्तान के 4 हिस्सा होना जायज़ है। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च की सघन चेकिंग चलान करनी चाहिए। तो हमें सबको अलर्ट मोड पे होना चाहिए। प्रशासन के प्रति को जागरूक करना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। यूक्रेन द्वारा रूस पर जो अभी हाल ही में जो ड्रोन द्वारा हमले हुए हैं, वह हमले अब हम लोगों को तृतीय विश्व युद्ध के करीब ही ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जिसका मुख्य कारण था रूस में रहने वाले यूक्रेन के जो घुसपैठिए तौर पर कह सकते हैं उनका सपोर्ट। तो ऐसे में हम बात करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हमारे पास में है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे पहले जो मुद्दा उठाने वाले अनिल मुनि जी हैं, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से। आइए उनसे जानते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो घुसपैठ होती है भारत में, ये कहाँ तक घातक साबित हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई दे दूं, धन्यवाद दे दूं कि आपने इस संजीदा मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को जो है ये लेकर के आए हैं। और हमें बिल्कुल सजग रहना है हम भारतीयों को। यूक्रेन ने नो डाउट बैकबोन रशिया की जो है वो तोड़ के रख दी। जिस तरीके से हमले हुए अनएक्सपेक्टेड कि 7,000-6,000 किलोमीटर दूर जा कर के उसने रातों रात, जो सपने में भी रशिया नहीं सोच सकता था, लेकिन यूक्रेन ने ये काम जरूर करा कि विश्व को भी चेता दिया। और ख़ास तौर से जो भारत की परिस्थितियां हैं इंटरनल, हम नो डाउट बहुत सशक्त हैं, हमारी आर्मी बहुत सशक्त है और हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चौथी इकोनॉमी है हमारी विश्व की। लेकिन इंटरनल इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, यहाँ पर एक अगर इशारा हो जाता है तो एक इशारे पे अंदर घर घर को तोड़ दिया जाएगा, इस देश को खंडित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि इसको जो ये छुपे हुए गद्दार हैं देश के अंदर, उन पे जितनी जल्दी एक्शन हो सकता है करें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। तो वो प्रोग्राम नो डाउट थोड़ा फैला और उसमें सरकार भी चेती। और आज अगर आप देख रहे हैं तो दिल्ली में भी बहुत पकड़ा धकड़ी हुई है, गुजरात में बहुत ज़्यादा पकड़ा धकड़ी हुई है। तो सरकार और जो शासन है वो अपने आप में सजग हैं इस चीज़ को लेकर के। बरेली में हम लोग एट प्रेजेंट जहाँ पर हैं, हमारे अराउंड भी बहुत सारे इस तरीके के लोग छुपे हुए। तो सांकेतिक हमने उनको इशारा दिया है, संकेत दिए हैं, कुछ प्रशासन भी देख रहा है और प्रशासन ने हमसे कई बार इनपुट भी लिए हैं और जो भी हमारी नॉलेज में है वो हम उनको दे रहे हैं लगातार। बाकी एक्शन लेना उनका काम है। ये यूक्रेन ने एक मैसेज दिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें सबको अलर्ट मोड पे होना चाहिए। भारत पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो विश्व का नंबर 1, 150 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो इसको कंट्रोल कर पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है ना। अगर मैं कहूँ कि आसाम और आपका उत्तराखंड, बंगाल, ठीक है, यूपी, उधर कर्नाटक, केरल, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पे गंभीर स्थितियाँ बनी हुई हैं और लोग ऐसे उनको खुले लफ्ज़ों में बोलूँ कि टेररिस्ट हैं। वो टेररिस्ट
केवल एक संकेत के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने दबाव डाला और दबाव डालने के बाद में बहुत सारे जासूस भी पकड़े गए जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे पाकिस्तान को, तो उसमें भी पकड़ा धकड़ी हुई है। लेकिन कितने लोग छुपे हुए हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। बरेली का जो नगर है ये बहुत ही संवेदनशील है और मैं समझता हूँ कि जो योगी जी की सरकार है वो इस बात पे लेकर के अलर्ट होगी और निश्चित रूप से प्रशासन भी इस ओर अपनी कार्रवाई कर रहा होगा। आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके वायुसेना की बात करते हैं। तो वायुसेना में अपनी सेवा दे चुके धनंजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि जो ये रूस और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा है, इसमें बरेली भी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बरेली का जो त्रिशूल हवाई अड्डा है वो हमेशा से ही आतंकी निशानों पर रहा है। तो धनंजय जी से जानते हैं कि जो रूस यूक्रेन मुद्दा है उसका असर कहाँ तक पड़े। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया, बरेली शहर स्वयं में, बरेली ज़िला और हमारा बरेली का जो आर्मी एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस हैं वो महत्वपूर्ण हैं और साथ ही संवेदनशील भी हैं। इसका कारण एक ये भी है कि यहाँ पर पड़ोस में ही हमारा एक बहुत तगड़ा दुश्मन भी है और यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस भी हैं जिनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वार के हिसाब से, और इन संवेदनशील चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, सेना की और हमारे सिविलियन भाइयों की भी है। पूर्व सैनिक एक पूर्व सेना से भी जुड़े हुए हैं और इधर सिविलियन के साथ भी जुड़े हैं, तो हम लोग बीच की कड़ी का भी कार्य करते हैं। तो वायुसेना के पास में भी बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं जिसमें भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए जो रह रहे हों, तो ये वायुसेना के लिए कहाँ तक घातक साबित हो सकता है? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। वायुसेना के परिसर के चारों तरफ बहुत से गांव थे और कुछ गांव जो दूर थे बाद में वायुसेना की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन ली गई तो और नज़दीक आ गए। वैसे तो चारों तरफ रोड होनी चाहिए और कुछ हद तक है भी, और कुछ एरिया बिल्कुल नो मैंस लैंड होना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ प्रति व्यक्ति घनत्व भी ज़्यादा है, ऐसे में पहले से बनी हुई बसे हुए लोगों को उठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सेना अपनी चिंताएं समय समय पर जाहिर करती रहती है और अक्सर पत्र भी लिखे जाते हैं सिविल प्रशासन को कि कुछ नए मकान या अवैध मकान जो है उनके जोन में आते हैं उनको हटवाया जाए। तो सिविल प्रशासन कभी हमारी मदद करता है सेना की, कभी वो भी हाथ खड़े कर देता है, या कभी लेट लतीफ़ी टाल मटोल वाला रवैया जैसा कि हम आम अन्य मुद्दों में देखते हैं वो एक नीति टाइप की बन जाती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रिहायशी इलाके नहीं होने चाहिए सेना के कोई भी यूनिट है उसके आसपास, और उनको काफ़ी पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए और उसके बीच में जो है अपने सुरक्षा की जो 2-3 लेयर होती हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा फिर खाली एरिया होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वहीं बात करते हैं जो यूक्रेन द्वारा रूस पर जो अभी हमला हुआ है वो एक ड्रोन के द्वारा हुआ है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ड्रोन द्वारा जो हमारे घुसपैठिए हैं पाकिस्तानी भी हैं, और कभी इस तरीके की और स्थिति हुई कि युद्ध वाली स्थिति दोबारा से आई, तो ये हमारी वायुसेना की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो कितना घातक साबित हो सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसे केस बहुत से आए हैं जो कि नागरिक भारत के हैं लेकिन उनके लिए प्रेम हमारे दुश्मनों के प्रति है, और ये ऐसे भी लोग हैं जो कि वहाँ से यहाँ आ गए हैं, उन्होंने कुछ ने नागरिकता ली, कुछ ने नहीं ली, कुछ ऐसे ही रह रहे हैं, कुछ उनके दुश्मनों के स्लीपर सेल भी हैं। ऐसे लोग हमारे लिए वास्तव में बहुत ही घातक हैं और इनका विश्वास नहीं किया सकता। यूक्रेन में भी क्या हुआ कि नागरिक तो वो रूस के थे लेकिन उनके अंदर जो प्रेम था वो यूक्रेन के लिए था, और उसी छलावे में वो चूँकि वो जानते थे सारी लोकेशन और सारा एरिया, वो अंदर तक चले गए। भारत के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक इस तरीके की घटना की बात आती है तो इसकी संभावनाएं कुछ कम हैं, क्योंकि इसीलिए किसी तनाव के समय, युद्ध के समय, संकटकालीन परिस्थितियों में बॉर्डर बंद किए जाते हैं और सघन चेकिंग भी होती है अगर बहुत आवश्यक कुछ चीज़ें आती हैं। तो ऐसा अभी फ़िलहाल है कि कोई भी बाहर से आने का कोई ऐसा चांस नहीं है,
जहाँ तक अंदर की बात कर रहे हैं तो इतनी उच्च टेक्नोलॉजी अभी नहीं हमारे यहाँ के लोगों के पास है कि वो इस तरीके का घटना को अंजाम दे सकें। लेकिन कुछ आपने देखा होगा कि बारातों में, कुछ और कार्यक्रमों में ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं। उन ड्रोनों की रेंज कम है, लेकिन वो कभी कभी नुकसान तगड़ा कर सकते हैं अगर वो नज़दीक से उड़ाएगा। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था कि एयरफोर्स के आसपास रिहाइश, तो उन रिहायशी इलाकों से वो उड़ाकर और उसमें कुछ न कुछ अपना उद्देश्य के हिसाब से परिवर्तन करके नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एयरफोर्स के आसपास, आर्मी के एयरफोर्स, नेवी के आसपास नो फ्लाइंग जोन और साथ में सुरक्षा एजेंसियों की सघन चेकिंग और ऐसे ड्रोन्स इत्यादि रखने वाली एजेंसियों की आईबी खुफिया जानकारी भी जुटा के रखी जानी चाहिए। इसकी लाइसेंस प्रक्रिया भी कठिन की जानी चाहिए और इन पे उनको हर समय जो है रडार पे लेना चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना की अंजाम देने की कोई चांस ना रहे। ये हमारी सरकार से एडवाइजरी है। आइए अब हम बात करते हैं जल सेना में अपनी सेवा दे चुके AK सिंह जी हमारे साथ में है। भारतीय सेना के मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के अभी जो रूस और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा है, उस समस्या से निपटने के लिए जल सेना किस तरीके से सक्षम रहती है और क्या क्या उनके पास इस तरीके के अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो उनसे बचने के क्या उनके पास उपकरण है और किस तरीके से वो बच सकते हैं? अच्छा, जहाँ तक की बात नौसेना की है, जल सेना की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने सिंदूर ऑपरेशन में अपना रोल जो निभाना था निभाया नहीं है, क्योंकि हमारी दो सेना, एयरफोर्स और आर्मी ने ही इसको अंजाम दिया है। अगर सिंदूर ऑपरेशन जारी रहता है, जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया भी है कि जब इंडियन नेवी इसमें भाग लेगी, तो लास्ट टाइम 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए हैं और इस बार हम इसमें आ जाते हैं, इंडियन नेवी इसमें आ जाती है, तो आप सोचिए पाकिस्तान के 4 हिस्सा होना जायज़ है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर का ज़माना चल रहा है, सैटेलाइट का ज़माना चल रहा है, तो हमारी जो नेवी इंडियन नेवी है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक इंडियन नेवी है, जिसमें खाली आपको बटन दबाना है और 3000 से लेकर 5000 की किलोमीटर की रेंज तक हमारे पास मिसाइल है जो ध्वस्त कर देगी। जैसे कि अभी आपने देखा था ब्रह्मोस जो एयरफोर्स के थ्रू यूज़ किया गया और उन्होंने कैसे अंजाम दिया हमारे दुश्मन को, वैसे ही हमारे पास न्यूक्लियर मशीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर है जो अभी तक पाकिस्तान या और किसी नेवी में नहीं है, जिससे कि हमारी नेवी अभी 4थे स्थान पर आ रही है वर्ल्ड के, वो इसी कारण आ रही है कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं जिसकी पावर क्षमता भी उतनी है जितनी मैंने आपको बताया, 3000 से लेकर 5000 तक, जो बहुत अंदरी समुद्र से वार कर सकती है और सटीक निशाना लगा सकती है। आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ थल सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं अनिल मिश्रा जी। उनसे जानते हैं कि जो भारत में जो घुसपैठिए रह रहे हैं, जैसा कि अभी रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रूस में रहने वाले यूक्रेन के जो घुसपैठिए थे। तो इसी तरीके से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए या पाकिस्तानी घुसपैठिए कुछ लोग रह रहे हैं, तो ये भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकते हैं और इनसे बचाव के क्या तरीके? धन्यवाद। दूरदृष्टि टीम के आह्वान पर हम सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं। एयरफोर्स से श्री धनंजय शर्मा जी और नौसेना से श्री AK सिंह जी, मैं अनिल कुमार मिश्र भारतीय थल सेना से। कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, यूक्रेन के विषय में बार बार आपने पूछा। तो सबसे पहले तो कोई भी युद्ध छद्म युद्ध हो चुका है आज के समय में। यूक्रेन में ने जो किया है उसमें भी कहीं न कहीं इनकी अपनी जो क्या कहना चाहिए, इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो जहां पर इनके फाइटर्स खड़े हुए थे वहां तक ड्रोन पहुंचे कैसे? तो इसके विषय में ही सबसे बड़ी बात करूंगा। ये भारत में ये कहा जाए कि किसी भी स्थिति में संभव नहीं, तो यह तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति रूस में
रूस हमसे कहीं युद्ध क्षमता में, आर्थिक स्थिति में बहुत आगे, युद्ध क्षमता में तो अब भी है, विश्व को चैलेंज करता है, कोई भी एक देश उसको नहीं हरा सकता। उसके उपरांत जब रूस के 40 फाइटर्स एक ही बार में एक ही जगह पर छोटे से ड्रोन के द्वारा उड़ाए जा सकते हैं, तो भारत में कुछ भी संभव है। उसका मूल कारण यह है कि यहाँ की कुछ प्रशासनिक, वैसे प्रशासन की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को, हम भी डिफेंस से रिटायर्ड हैं, इसलिए प्रशासन के को जागरूक करना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने सुना था कि जैसे कि धार्मिक स्थलों की बात की गई। ये धार्मिक स्थल पर अंधभक्ति का जागना बहुत ही ज्यादा घातक है। यहाँ पर विधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और विधर्मियों ने बगैर किसी के अनुमति लिए हुए, जहां पर कोई जगह ऐसी दिखाई दे कि जिसको कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, पुल के नीचे हुए, रेलवे लाइन के किनारे हुए, हवाई अड्डे के किनारे हुए, हाईवे के किनारे हुए, जहां थोड़ी सी जगह दिखाई दी, 4-5 ईंटें रंगी, हरे रंग की चादर डाली, मकबरा बना दिया, मस्जिद बना दी और वहां पर जाकर के शरण ली। प्रशासन को मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा कि जिसके लिए प्रशासन को अपने स्तर पर इन चीजों का कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा प्रशासन जिस प्रकार से चौराहों पर खड़े होकर के ट्रैफिक को चेक करता है, रात में खड़े होकर के हाईवे पर कहीं ऐसी जगह पर नाका लगाता है जहां पर के गाड़ियां क्रॉस करती हैं, इन चीजों में ध्यान देने की अपेक्षा, चलो ठीक है वो अच्छे कार्य हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इनके लिए कम से कम सप्ताह में एक बार हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च की सघन चेकिंग करनी चाहिए, सघन अभियान चलाना चाहिए। कौन पंजीकृत हैं, कौन अपंजीकृत हैं, किनके आधार कार्ड हैं, किनके नहीं हैं, कौन व्यक्ति कहां पर रह रहा है, इस विषय में कोई भी किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया। ये होना चाहिए। तो प्रशासन के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है कि ऐसा करना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही लोग, वहां तो एक ट्रक आकर के 40 ड्रोन फाइटर्स को उड़ा के चला गया, ड्रोन को ला करके, यहाँ पर तो गली गली में ट्रक वाले बैठे हुए हैं। अब अगला प्रश्न आपने उठाया था, ये पूछा था कि यदि कुछ ऐसा होता है तो हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है, कभी भी कोई युद्ध की स्थिति यदि खड़ी होती है तो सबसे पहले अपने प्रशासन का सहयोग करना, उनके मार्गदर्शन में अपने आप को लेकर के चलना। और कुछ ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे युद्ध की जब स्थिति आएगी, जब ऐसा होगा तो उस समय के लिए रेड क्रॉस है और बहुत सी सिविल सोसाइटियां हैं जो हेल्प के लिए खड़ी हुई हैं।